हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के भूगोल में लेसन 2 देखेंगे। पहले चैप्टर हमने देखा था संसाधन के प्रकार और फिर संसाधनों के संरक्षण। हमारा दूसरा पाठ है फिर वही संसाधन अलग अलग रूप में, यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पत और वन्य जीवन संसाधन। इनकी यह संसाधन ही है जो प्राकृतिक संसाधन है और इनको हम अलग अलग भाग में देखेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। तंजानिया यानी कि एक छोटे से गांव का नाम है जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में है। माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, यानी कि एक छोटी सी लड़की होती है माम्बा, वह पानी लाने के लिए प्रातः ही शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। यानी कि वह एक छोटी सी बच्ची रहती है, दूर से पानी लाती है, फिर अपने माँ के हाथ में काम बटाती है और फिर अपने भाइयों के साथ भी काम करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो उनके पास उत्पादन होता है वह उनके एक साल के पूरे परिवार के लिए सीमित नहीं हो पाता है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, यानी कि ऊन उत्पादन करने का। प्रतिदिन जब पीटर स्कूटर से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का भाड़ा कुछ दूरी पे पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है, यानी कि जहां भेड़ों को चराया जाता है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया करते हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पत, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की भिन्नता के कारण है। यानी कि कोई समतल मैदान में रहता है, कोई पहाड़ी इलाका में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है। जैसे हम अपने ही भूमि पर अगर निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि सारे जगह एक जैसी हमारी भूमंडल नहीं है। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जहाँ जिस स्थान पे जिस तरीके के संसाधन उपलब्ध रहते हैं वहाँ पे उस तरीके का जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व की 90% जनसंख्या भू क्षेत्र के 30% भाग पे ही रहती है, यानी कि अगर 90% जनसंख्या है तो वह 30% मात्र भूमि पे ही रहती है। शेष जो 70% भूमि है या तो विरल जनसंख्या या तो वह निर्जल है। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो संसाधन में है भूमि। कहा कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी कि जो ये 30% है वो भी पूरे आवास के लिए योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी कि जो जहाँ जनसंख्या का वितरण है तरह तरह भिन्न भिन्न है वह एक समान नहीं पाया जाता है। कहीं उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, यानी कि जो स्थान की आकृतियां होती हैं, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वतों के तीव्र ढाल है, कहीं जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र है। सघन वन यानी घने वन। समानतः विरल अथवा निर्जन है, यानी कि वहाँ पे विरल या तो निर्जन ही नहीं है या एकदम वीरान जगह है। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब आता है हमारा भूमि उपयोग कि हम भूमि का उपयोग किस तरीके से करते हैं। कह रहा है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ये किस तरीके से टेलीग्राम बनाए गए हैं भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में फसल, भूमि, चरागाह, वन और अन्य उपयोग
यानी कि ये देश के नाम दिए गए हैं और फिर ये उनके प्रतिशत दिए गए हैं कि कितने कितने प्रतिशत पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6% भूमि है, फसल की भूमि है, 56% चारागाह है, 14% वन है और अन्य 24% पे अनुपयोगी काम होते हैं। हमारे भारत में फसल भूमि के लिए 57, चारागाह के लिए 4, वन 22 और अन्य उपयोग के लिए 17% हैं। तो इस तरीके से हर राज्य में अलग अलग तरीके से ये टेलीग्राम बनाए गए हैं। फिर आगे करा कि आप अम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। यानी कि जो जो उनके अंदर विभिन्नता है हम उनका टेलीग्राम बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो स्वामी होता है, भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया। यानी कि कुछ भूमि को निजी भूमि में और सामुदायिक भूमि में भी बांटा गया है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारागाह, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इससे सामुदायिक भूमि या साझा संपत्ति संसाधन भी जाते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। क्या करा कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी मांग बढ़ती है, लेकिन जो हमारा भूमि है वो नहीं बढ़ता है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पे व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अधुनाकृत हस्तक्षेप करना शुरू किया, यानी अत्यधिक मात्रा में हस्तक्षेप यानी उसको छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों का हुआ है। हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके से चित्रों के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे अब मान लीजिए गांव का है तो यहाँ पे खेती अत्यधिक मात्रा में है, ये भी दिखाया गया है। और फिर यही शहर है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कम खेती और आवास ज्यादा बनाए गए हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। यानी कि अगर ये चीजें हो गई तो हमारे भूमि के लिए बहुत सारे खतरे हैं। अब आता है हमारा भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि जो हमारा भूमि संसाधन है उसका हम सुरक्षा कैसे करें। पहले हम ये भूस्खलन और इन सबों के बारे में जान लेते हैं। करा कि भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब जो अत्यधिक बाढ़ आने से भूमि कटाव होता है, फिर भूकंप आने से भूमि कटाव होता है, ये सारी वही चीजें भूस्खलन होती हैं। यह नदी के प्रवाह में कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धन के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात यानी कि नुकसान पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय। यानी कि अगर भूकंप तेजी से आता है तो हमारे बहुत सारे जन धन की हानि होती है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन करा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटक द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। उसके बाद है न्यूनीकरण क्रिया विधि। करा कि वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है और भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण है और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पत आवरण में वृद्धि। यानी कि अगर हमें भूस्खलन, मिट्टी का कटाव रोकना है, मिट्टी का बहाव रोकना है, तो हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। तीसरा पॉइंट है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह, जो धरातली अफवाह है नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना, इनकी उसको करना। अब हमारा पॉइंट है भूमि संरक्षण का संसाधन। भूमि संसाधन का संरक्षण करा कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा होता है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक यदि भूमि पर संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी समान तरीके हैं। यानी कि हमें अपने भूमि को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए और भूमि में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज है मृदा। करा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है, जो हमारा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार, यह हमारे मृदा के एक तरीके से एक चित्र बनाया गया है। ये हमारी मृदा के प्रकार हैं। जो ऊपर यानी कि जिसमें पौधे उगते हैं वो ह्यूमस और वनस्पत के साथ उभरी मृदा है। फिर नीचे बालू, खाद, गाद गले के साथ उपमृदा है। फिर नीचे अवक्षित चट्टानी पदार्थ और फिर नीचे जनक चट्टाने हैं। करा है कि स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखिए क्या है, ये मृदा है और ये इस तरीके से मृदा का प्रकार है। पहला है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण, धर्म, खनिज, मात्रा, पारंपरिकता को निर्धारित करती है। उसके बाद है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उसके बाद से वनस्पतिता, प्राणिकता, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। उसके बाद जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। यानी कि ये जितने चीजें बताए हैं ये मृदा को प्रभावित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मृदा के कारक। करा कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। यानी कि जो मृदा के स्वरूप और फिर जल के द्वारा जो मृदा बहा होता है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। आज के पॉइंट में बस हम यहीं तक। नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे का पार्ट देखेंगे।